बड़े बंगले की हाउसवाइफ। बड़े बंगले का गेट खुलता है। राघव सूट में पहने खड़ा होता है और उसके साथ होती है रागिनी, सिंपल सलवार सूट में झुकी हुई निगाहों के साथ खड़ी होती है। राघव, मैंने मना किया था ना तुझे उस लड़की से शादी करने के लिए, फिर भी तू अपनी मर्जी से शादी करके चला आया। ये क्या तमाशा है? सभी लोग एकदम से उठकर खड़े हो जाते हैं और एकदम से गेट के पास आकर खड़े हो जाते हैं। मम्मी, मैं जानता हूँ आपने मना किया था, लेकिन मैं रागिनी से बहुत प्यार करता हूँ और अगर मैं इससे शादी नहीं करता तो जिंदगी में किसी से भी नहीं करता। राघव रागिनी का हाथ पकड़कर उसे आगे लाता है। प्यार? और वो भी इस लड़की से? इतनी बड़ी फैमिली की बहू बनाएगा तू एक गांव की साधारण सी लड़की को? हमारे कपूर खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी तूने। अरे बस भी करो सुधा, नई बहू के सामने इतना तमाशा क्यों कर रही हो? शादी हो चुकी है, अब इसे स्वीकार करो। वैसे भी आजकल की बहुएं ससुराल में ढल ही जाती है, ये भी धीरे धीरे हमारे इस बड़े घर के तौर तरीके सीख लेगी। सास गुस्से से पीछे हट जाती है। पापा जी, आप तो बहुत बड़े दिल वाले हैं, लेकिन गांव वालों की आदतें कभी नहीं बदलती। अब देखना ये बहू इस घर में कैसे ढलती है। मुझे तो नहीं लगता कि इसको हमारे स्टैंडर्ड्स की समझ है। हाँ भाभी, बिल्कुल सही कहा आपने। एक भाभी मेरी सुंदर क्लास वाली और दूसरी ये बिल्कुल देहाती। मुझे तो शर्म आ रही है, मैं तो जा रही हूँ। मुझे नहीं बनना इस तमाशे का हिस्सा। नंद और जेठानी सास के साथ गुस्से में बाहर चली जाती हैं। थोड़ी देर सब लोग शांत हो जाते हैं। रागिनी सिर झुकाई खड़ी रहती है और उसकी आंखों में हल्की नमी होती है। बेटा, हमें माफ कर देना, तुम्हें अपने पहले दिन पर यह सब देखना पड़ा और अपनी सास की बातों का बुरा मत मानना। वो बस थोड़ी सी जिद्दी है, पर दिल की बुरी नहीं है। कुछ दिन में गुस्सा ठंडा होगा तो सब ठीक हो जाएगा। कोई बात नहीं पापा जी, मैं समझ सकती हूँ। मैं कोशिश करूंगी कि मम्मी जी खुद मुझे अपनी बहू, अपनी बेटी माने। बस थोड़ा वक्त चाहिए होगा, पर मैं कर लूंगी। रागिनी ससुर के पैर छूकर आशीर्वाद देती है। खुश रहो बेटा, तुम्हारे जैसे संस्कारी बहू इस घर की असली पहचान है। नौकर आरती की थाली लाते हैं। ससुर और जेठ मिलकर नई बहू रागिनी का स्वागत करते हैं। अगले दिन रागिनी सुबह सुबह झाड़ू लगा रही होती है और साथ ही घर की सफाई भी करती है। फिर नहाकर पूजा की थाली सजाती है और जाकर तुलसी पर जल चढ़ाती है, दिया जलाती है और भगवान से हाथ जोड़कर कहती है, हे भगवान, आज मेरे ससुराल का पहला दिन है, सबका दिल जीत लूं, बस यही आशीर्वाद देना। वो माथा झुकाकर प्रणाम करती है और फिर साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए ड्राइंग रूम की ओर चली जाती है। सास ससुर दोनों बेटे जेठानी और नंद सोफे पर बैठे होते हैं और सब टीवी देख रहे होते हैं। मम्मी जी, आज मेरी पहली रसोई है, खाने में क्या बनाऊं? सास अखबार पढ़ने का दिखावा करने लगती है और कुछ जवाब नहीं देती। ससुर टीवी की आवाज कम कर देते हैं और सब लोग चुप हो जाते हैं। मम्मी जी, मैं पूछ रही थी आज क्या बनाऊं? इससे कह दो ये क्या अंधी है? घर में इतने बड़े बड़े शेफ लगे हुए हैं, अब इसे क्या जरूरत है खाना बनाने की? रागिनी बेटा, जो तुम्हें अच्छा लगे वो बना लो। पहली रसोई है ना, मन से बनाओ। आप भी ना जी, कैसी बातें करते हैं। इतने शेफ होते हुए इस गंवार लड़की को क्या जरूरत है खाना बनाने की? वैसे भी इसके हाथ का खाना कौन खाएगा? मम्मी जी, पर पहली रसोई तो बहू के हाथ की ही होती है ना, ये तो घर का शुभ काम होता है। ओ भाभी, यहाँ पे ना बिल्कुल देहातियों जैसी बातें कर रही हो। आज के जमाने में कौन पहली रसोई दूसरी रसोई देखता है? तुम्हारी आदतें तो गांव की हैं। सुबह उठकर नौकरों की तरह काम करना, खुद झाड़ू पोछा लगाना, यह ऐसे नहीं चलता। थोड़ा टाइम लगेगा तुम्हें इस घर के तौर तरीके समझने में। सास और जेठानी दोनों हंसने लगती हैं। नंद भी खिलखिलाती है। तभी बड़ा बेटा आयुष कहता है, अरे बस करो आप लोग। रागिनी, तुम मेरे लिए तो मटर पनीर बना देना। तुम्हारे हाथ का स्वाद तो गांव की मिट्टी जैसा होगा, सच्चा और प्यारा। हाँ बेटा, आयुष सही कह रहा है। यही बना लो बेटा रागिनी, हम सब साथ में खाएंगे। रागिनी हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाती है और रसोई की ओर चली जाती है। रसोई में रागिनी सब्जियां काटती है और बड़े प्यार से सबके लिए खाना बनाती है और टेबल पर खाना लगा देती है। फिर रागिनी ट्रे में मीठा लेकर आती है। मुस्कुराती हुई सब उसके हाथ का खाना खाना शुरू करते हैं। वाह बेटा, बहुत बढ़िया बनाया है, बिल्कुल घर का स्वाद आ गया। सच में मजा आ गया। इतना टेस्टी खाना तो हमारे शेफ भी नहीं बनाते। अरे मैं तो जानता था मेरी रागिनी के हाथ का स्वाद सबसे अलग होगा। तीनों मुस्कुराते हुए खाना खाते हैं। दूसरी ओर सास जेठानी और नंद एक दूसरे को देखते हुए मुंह बनाती हैं। पहला दिन है इसीलिए तारीफें हो रही है, कुछ दिनों में सब समझ जाएंगे। हाँ माँ जी, अभी तो सबको नया नया स्वाद लग रहा है, पर ये बहुत ज्यादा दिन तक अपनी चमक नहीं रख पाएगी। देखते हैं कब तक ये गांव वाली बहू हमारी स्टाइलिश फैमिली में टिकती है। तीनों के चेहरे पर बिल्कुल भी मुस्कान नहीं होती। अगले दिन रसोई में दो नौकरानी बर्तन धो रही होती हैं। तभी बड़ी बहू शिवानी अंदर आती है और बर्तन देखने लगती है। ये क्या हालत बना रखी तुम लोगों ने? ये प्लेट ऐसे चमकनी चाहिए कि मैं अपना चेहरा देख लूं, और ये फर्श धूल भरी है। क्या पैसे मुफ्त में देती हो तुम्हें? मैडम, बस 2 मिनट में साफ कर दूंगी।
2 मिनट में मैं तुम्हें बाहर करवाऊंगी अगर काम ठीक से नहीं हुआ तो। नौकरानी राधा की आंखों में आंसू भर जाते हैं। तभी किचन का दूसरा दरवाजा खुलता है और छोटी बहू रागिनी सिंपल अनारकली सूट में चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ अंदर आती है। अरे राधा काकी, आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं बहू जी, जरा डांट पड़ गई मैडम से। अरे डांट तो बच्चों को भी पड़ती है, आप तो घर का हिस्सा है। चलिए मैं मदद करती हूँ, ये प्लेटें मैं पोंछ लेती हूँ। रागिनी खुद बर्तन धोने लगती है। रागिनी, तुम एक नौकरों के साथ खड़ी हो और काम करा रही हो, क्या जरूरत है ये सब करने की? भाभी, घर का काम छोटा बड़ा नहीं होता और इंसान भी कोई छोटा बड़ा नहीं होता। ये तेरे मायके की आदत है, यहाँ मत लाना। यहाँ सब नौकरों को अपनी औकात याद रखनी चाहिए। औकात नहीं, इंसानियत याद रखनी चाहिए भाभी। शिवानी गुस्से भरी नजरों से रागिनी को देखती है। अगले दिन बड़ी बहू शिवानी अपने कमरे के अंदर खड़ी शीशे के सामने अपनी साड़ी ठीक कर रही होती है और ड्रेसिंग टेबल पर महंगे ब्रांड के ब्यूटी प्रोडक्ट्स रखे होते हैं। वो खुद को शीशे में निहारती हुए मुस्कुरा रही होती है। मैं इस बड़े बंगले की बड़ी बहू हूँ और बड़ी बहू हमेशा परफेक्ट दिखनी चाहिए। हर बाल अपनी जगह, हर साड़ी की प्लेट परफेक्ट, हर बात में स्टाइल, तभी तो लोग पहचानते हैं कि ये घर की रॉयल बहू है। तभी दरवाजा खुलता है और उसका पति आयुष अंदर आता है। अरे तुम दिन रात इसी शीशे के सामने खड़ी रहती हो? कभी अपने आप को छोड़कर बाकी घर भी देख लिया करो। तो क्या करूं? जब मैं हूं इतने बड़े घर की बड़ी बहू तो मुझे हमेशा परफेक्ट रहना ही पड़ेगा ना, वरना नौकरों में और मुझ में फर्क कैसे दिखेगा? फर्क? कभी रागिनी को देखा है? वो भी तो तुम्हारी जैसी ही बहू है, लेकिन कितनी डाउन टू अर्थ है। सुबह से लेकर रात तक सबके साथ काम करती है, घर को सहेजती है, नौकरों से भी इज्जत से बात करती है, और तुम बस खुद को सजाने संवारने में लगी रहती हो। ओह प्लीज, मुझे उससे कंपेयर मत करो। वो गांव की गवार है, पूरे दिन नौकरों के साथ घूमती रहती है, हाथ में झाड़ू, चेहरे पर पसीना। उसे देखो और मुझे देखो, मेरा स्टैंडर्ड उससे कई लेवल ऊपर है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। तुम्हारा स्टैंडर्ड इतना ऊपर है कि अब जमीन ही नहीं दिखती तुम्हें। देखो आयुष, इसमें बुराई क्या है? जब भगवान ने हमें इतना बड़ा बंगला, इतना पैसे, इतने नौकर दिए हैं, तो फिर खुद को तकलीफ देने की क्या जरूरत है? क्योंकि काम करने से तुम्हारी नाक नीची नहीं होगी शिवानी, बल्कि शायद उस दिन में पहली बार तुम्हें ऊंचा देख पाऊंगा। शिवानी पलटकर शीशे में खुद को फिर से देखने लगती है। फिर कुछ समय बाद जेठानी, सास और नंद सुंदर डिजाइनर कपड़ों में नाश्ता के टेबल पर बैठे होते हैं। सामने नौकर नौकरानियां चाय सर्व कर रहे होते हैं। देखो तो जरा इस रागिनी को, इतने बड़े घर में आई है लेकिन चाल ढाल तो देखो, अभी भी गांव की औरतों जैसी है। सही कहा माँ जी, इसको देखो, सुबह से नौकरों के साथ झाड़ू लगाती रहती है, बर्तन धोती है, जैसे बहू नहीं नौकरानी हो इस घर की। भाभी अब छोड़िए भी, गांव की गवार है ना, इसे क्या पता बड़े घर की लेडीज कैसे रहती हैं। देखो हमें स्पा, सैलून और ब्रांडेड कपड़े, और इसे देखो साड़ी भी ठीक से पहननी नहीं आती। तीनों जोर से हंसने लगती हैं। हमारे खानदान की बहुएं हमेशा क्लास वाली रही हैं। अब देखना ये गवार लड़की इस घर का लेवल कितना गिरा देगी। ये सब सुनकर भी शिवानी कुछ नहीं कहती और अपने काम में लगी रहती है। एक दिन रसोई में रागिनी नौकरों के साथ काम कर रही होती, वो प्यार भरे व्यवहार से सबका दिल जीत लेती है। बहू जी, आप क्यों ये सब काम कर रही हैं? हमें कर लेने दीजिए ना। अरे नहीं काकी, मैं भी तो इस घर की ही हूँ। घर का काम सबका होता है, छोटा या बड़ा नहीं, और जब हम सब मिलकर करते हैं तो घर और प्यारा लगता है। वो रोटी बेलती है और एक नौकर को चाय देती है, दूसरे की प्लेट में खाना परोसती है। सारे नौकर उसके लिए खड़े हो जाते हैं। पहली बार किसी बहू को देखा जो हमें इंसान समझकर बात करती है, वरना बाकी तो बस हुक्म चलाती हैं। मैं बस इतना मानती हूँ, इज्जत देने से ही इज्जत मिलती है। पीछे से सास, नंद और जेठानी ये सब देख लेती हैं। ड्राइंग रूम में दोपहर का समय होता है। जेठानी, सास और नंद सोफे पर बैठे गपशप कर रही होती हैं। रागिनी ट्रे में पानी और स्नैक्स लेकर आती है। लो आ गई हमारी महान बहू, दिन भर नौकरों के साथ बैठी रहती है, अब हमें भी वही हाथ लगाकर पानी पिलाएंगी। मम्मी, आपको पता है आज सुबह मैंने देखा ये बहू खुद झाड़ू लगा रही थी। इतना बड़ा घर और बहू नौकरों जैसा काम कर दे, हद है। इसकी और नौकरों की कोई हैसियत नहीं है, दोनों एक जैसे ही हैं। हम तो फैशन शो की तैयारी कर रहे हैं और ये सब्जियां काटती फिरती है। गांव की गवार थी और गवार ही रहेगी, न बोलने का ढंग न चलने का। इतने बड़े घर में आकर भी इसमें कुछ नहीं बदला। रागिनी सब सुनती है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान दिखती है। वो ट्रे रखकर शांत आवाज में जवाब देती है। शायद मुझ में बदलाव नहीं आया मम्मी जी, क्योंकि मैं वही रहना चाहती हूँ जो दिल से सच्ची हूँ। घर को बड़ा उसके बंगलों से नहीं, दिल की साफ नीयत से बनाया जाता है। सास झुंझलाकर उठती है और वहां से चली जाती है।
नंद और जेठानी उसकी ओर देखती हैं लेकिन कुछ नहीं कह पाती। रागिनी वहीं खड़ी रहती है। एक दिन सब लोग बुआ जी के यहाँ फंक्शन में जाते हैं। दरवाजे से राघव का पूरा परिवार एंट्री करता है। सभी महंगे कपड़ों में होते हैं। शिवानी और प्रियंका सिर ऊंचा करके चल रही होती हैं, जैसे किसी शाही परिवार की बेटियां हो। रागिनी सादे लेकिन ग्रेसफुल सूट में होती है और चेहरे पर मुस्कान होती है। अरे सुधा, आ गई तुम लोग, बहुत दिन बाद मिलना हुआ। जी दीदी, सोचा थोड़ा टाइम निकाल ही ले, आखिर आपकी पार्टी को कोई मिस कर सकता है क्या। तीनों सास, जेठानी और नंद हाथ जोड़कर नमस्ते करती हैं और एक साथ सोफे पर बैठ जाती हैं। नौकर जूस और स्नैक्स परोस रहे होते हैं। उधर रागिनी सब रिश्तेदारों से मुस्कुराकर मिल रही होती है और बुआ जी नौकरों की मदद कर रही होती हैं। कोई ट्रे पकड़ रही होती है तो किसी को जूस देती हैं, किसी बुजुर्ग आंटी के पास पानी रखती हैं। अरे सुधा, तेरी छोटी बहू तो बड़ी फुर्तीली है, देख ना मेरे नौकरों के साथ खुद काम कर रही है। उसे तो घर के लोगों और नौकरों में कोई फर्क ही नहीं दिखता। बस दीदी, वो ऐसी है, उसे काम करना बहुत अच्छा लगता है। कहती है कि हाथ से काम करने में ही सुकून मिलता है। इतने में रागिनी ट्रे लेकर वहां आती है। मुस्कुराते हुए बुआ जी और बाकी सबको जूस देती है। लीजिए बुआ जी, थोड़ा जूस ले लीजिए, आपने खुद तो कुछ लिया ही नहीं। अरे रागिनी बेटा, घर में इतने नौकर हैं फिर भी तू क्यों काम कर रही है। बुआ जी, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, और वैसे भी अगर घर की बहू खुद सबकी सेवा करे तो घर और भी प्यारा लगता है ना। बुआ जी एकदम चुप हो जाती हैं और आसपास बैठे रिश्तेदार रागिनी की बात सुनकर खुश हो जाते हैं। अरे वाह, सुधा की छोटी बहू तो बहुत संस्कारी है, कितनी सादगी से बात करती है। हाँ, बड़ी बहू को देखो, पूरे टाइम शीशा देखकर बैठी हुई है, लोगों से बात तक नहीं कर रही। सास सुधा ये बातें सुन लेती है और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। पास में जेठानी और नंद बैठे होते हैं। मम्मी जी, मैं तो ऐसे गंदे काम नहीं कर सकती। लोगों को जाकर जूस देना, पानी परोसना, ये तो नौकरों का काम है, मेरा स्टाइल नहीं। सही कह रही हो भाभी, वैसे भी आपको क्या जरूरत है, ये तो गांव की गवार है, इसे तो आदत है इन सब काम की। आप रहने दो, यही सब काम करती रहे। तीनों कुर्सी पर बैठे बैठे हंस देती हैं, लेकिन तभी दूर से बुआ जी की आवाज आती है। अरे सुधा, तेरी छोटी बहू ने तो सबका दिल जीत लिया। आजकल की लड़कियां तो बस दिखावे में रहती, पर तेरी बहू ने तो अपने संस्कारों से सबका दिल खुश कर दिया। रागिनी मुस्कुराती है और वहीं सास, जेठानी और नंद एक दूसरे को देखती हैं। उनके चेहरों पर जलन साफ दिखती है। सुबह का समय होता है। बंगले का पिछला हिस्सा नौकरों का काम करने वाला एरिया होता है। एक कोने में 4-5 नौकर एक साथ बैठकर चाय पी रहे होते हैं और बातें करते हैं। भाई, हमारी रागिनी मालकिन जैसी बहू आज तक इस घर में नहीं आई। इतनी बड़ी हवेली की बहू होकर भी एक पल को घमंड नहीं करती। अरे बिल्कुल सही कहा तूने, जब से आई है हर किसी से कृपया, धन्यवाद ये सब बोलती हैं, बाकी तो बस आदेश देती रहती हैं जैसे हम उनके गुलाम हों। अरे बड़ी मालकिन मतलब शिवानी दीदी तो मैं देखते ही मुंह बना लेती। कल बोली तूने पानी गलत ट्रे में रख दिया, जैसे ट्रे में ही घर की इज्जत बंधी हो। हाँ, और नंद जी तो पूछो ही मत, पूरा दिन मोबाइल में लगी रहती, लेकिन हमें देख ले तो ऐसे मुंह फेर लेती जैसे हम दिखाई नहीं देते। रागिनी दीदी तो कहती हैं तुम लोग भी इस घर का हिस्सा हो। ऐसी बातें आजकल कौन करता है भला। उसी समय पीछे से किसी के कदमों की आहट आती है। सबके चेहरे पर डर उतर आता है। वो पीछे मुड़कर देखते हैं, राघव खड़ा होता है। अरे साहब, वो हम तो बस ऐसे ही बातें कर रहे थे। बाकी सब भी जल्दी से खड़े हो जाते हैं और हाथ जोड़ लेते हैं। अरे परेशान मत हो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात याद रखना, किसी के बारे में पीठ पीछे बात मत करना, चाहे वो अच्छी ही क्यों ना हो। जी साहब, आगे से ऐसा नहीं होगा। हाँ ठीक है, काम पर लग जाओ। वो मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है और नौकर एक दूसरे की तरफ देखकर चैन की सांस लेते हैं। रात के समय रागिनी और राघव बालकनी में बैठे होते हैं। बाहर से हवेली का सुंदर गार्डन दिख रहा होता है। रागिनी, तुम सच में बहुत अच्छी हो, जहां भी जाती हो लोगों के दिल में जगह बना लेती हो। अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आज आप इतनी तारीफें कर रही हैं? आज सुबह मैंने सुना घर के सारे नौकर तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। कह रहे थे कि तुम उनसे कितनी इज्जत से बात करती हो, उनकी मदद करती हो। कुछ नहीं राघव, लोगों को बस इज्जत दो तो बदले में वही लौट आते हैं। मैं उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानती हूँ, इसलिए वो भी मुझे प्यार से देखते हैं। सही कह रही हो, पर अफसोस तुम्हारी यही अच्छाई मेरी माँ, मेरी भाभी और मेरी बहन को बिल्कुल नहीं दिखती। कोई बात नहीं, एक दिन ऐसा आएगा जब उन्हें भी मेरी सोच समझ आएगी, जब उन्हें एहसास होगा कि अमीरी सिर्फ कपड़ों में नहीं दिल में होती है, और तब वो भी घर के नौकरों को एक सदस्य की तरह ही मानेंगे। काश वो दिन जल्दी आ जाए। उन्हें अमीरी का कुछ ज्यादा ही घमंड है। आप परेशान मत होइए, ये तो समय का खेल है राघव जी, एक दिन सब ठीक हो जाएगा।
राघव मुस्कुराता है। अगले दिन पड़ोस के बड़े हॉल में फंक्शन चल रहा होता है। औरतें रंग बिरंगी साड़ियां पहने और खुश मिजाज मूड में बातचीत कर रही होती हैं। सास, जेठानी और नंद बड़े उत्साह और घमंड के साथ एंट्री करती हैं। चेहरे पर मुस्कान और नजरों में अहंकार होता है। रागिनी बिल्कुल सिंपल साड़ी में हल्के मेकअप में सुंदर दिखती है। देखो बेटा, ये हमारे स्टैंडर्ड के लोग नहीं है, हम ठहरे बड़े बंगले वाले, इन्हें हमारी जैसी शानो शौकत नहीं आती। हाँ मम्मी जी, बिल्कुल सही। इतने छोटे छोटे घर वाले लोग हैं, इनके साथ क्या बात करनी। मम्मी, भाभी, जल्दी ये फंक्शन खत्म हो जाए फिर घर चलते हैं। तीनों आपस में बातें करते हुए एक कोने में खड़ी होकर जूस पी रही होती हैं। कुछ औरतें पास ही खड़ी आपस में बात कर रही होती हैं। सुधा जी को देखा, ये हमेशा पार्टी में ऐसे आती जैसे महारानी हो, ना किसी से बात करती ना कोई बात करता है। हाँ बहन, सही कह रही हो, इनमें अमीरी का एटीट्यूड इतना है कि कोई पास जाकर भी बात नहीं करेगा। पर उनकी छोटी बहू को देखो, कितनी प्यारी और मिलनसार है, सबसे बातें करती है, हंसती है। इसीलिए पड़ोस में औरतों का आना जाना उनके घर शुरू हो गया, पहले तो कोई जाता भी नहीं था। जिठानी शिवानी वहां से गुजर रही होती हैं और ये सब बातें सुन लेती हैं। वो सास सुधा के पास जाती है। मम्मी जी, देख रही हो ना, पूरी पार्टी में सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं और हमारी बुराई। अरे बेटा, ये तो लोग बेवकूफ है, ये भी तो उनकी जैसी है, सबके साथ बातें करी, वरना इतने बड़े घर की बहू होकर इसे किसी से बात करने की जरूरत नहीं। हमारा आराम से एक जगह बैठे रहना ही सही है। भाभी, आप टेंशन मत लो, हमारे लिए तो आप ही बेस्ट हो। तीनों एक तरफ कुर्सी पर बैठ जाती हैं। दोपहर का समय होता है। नौकरानी राधा घबराई हुई रागिनी के पास आती है। रागिनी मालकिन, मेरे बेटे की तबीयत अचानक खराब हो गई है, आज मुझे घर जल्दी जाना होगा। मैं बस आपसे बता रही हूँ, वरना बाकी कोई मुझे जाने नहीं देगा। कोई बात नहीं, आप जाओ और लो थोड़े पैसे भी, ताकि अपने बेटे का अच्छे से इलाज कर सको। आप तो सच में इस घर में फरिश्ते की तरह ही हैं, वरना इस घर की औरतें तो अमीरी के घमंड में चूर हैं, लेकिन आप तो सच में देवी हैं। बस बस, अब जल्दी जाओ और अपने बेटे का इलाज कराओ, घर का काम मैं संभाल लूंगी। रागिनी उन्हें पीछे वाले गेट की तरफ ले जाती है और चुपके से राधा को वहां से बाहर निकलवा देती है। अगले दिन हवेली में दिवाली की तैयारी के लिए पूरे घर में साफ सफाई चल रही थी। झाड़ू, पोछा और साफ सफाई के सामान हर तरफ बिखरा होता है। एक नौकर रघु पंखा साफ कर रहा होता है। पंखा थोड़ा धूल भरा होता है और रघु सीढ़ियों पर खड़ा होता है। अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। पंखा आधा गंदा ही रह जाता है। ये कैसा पंखा साफ कर रहे हो? तुम्हें फ्री में पैसा मिल रहा है क्या? क्या ये घर तुम्हारे खेलने की जगह है? कितने बेवकूफ नौकर रख लिए मैंने इस घर में। मम्मी जी, ये लोग आजकल काम में बहुत लापरवाही कर रहे हैं और ये सब रागिनी की वजह से। उसने इन सबको बहुत छूट दे रखी है, खुद ही उनके साथ मिलकर काम करवाती है, नौकरों जैसी ही बन गई है। हाँ भाभी, आप सही कह रही हो। एक दिन तो मैंने देखा था कि उन्होंने राधा आंटी के साथ बर्तन धुलवा रही थी। वो तो ऐसे हैं ही, उसे क्या ही कहें, पर रघु के तो मैं तनख्वाह में से पैसे काट लूंगी। नहीं मालकिन, मेरे पैसे मत काटो। अरे दिवाली का समय आ रहा है, मुझे भी अपने बच्चों के लिए नए कपड़े लेने हैं। तो मैं क्या करूं? जब घर का काम सही से नहीं करोगे तो मैं पैसे किस बात के दूंगी? तभी पीछे से रागिनी आती है। मम्मी जी, रघु भैया तो आराम से ही काम कर रहे थे, उनका पैर फिसल गया और नीचे गिर गए। उन्हें चोट भी लगी होगी और पंखा आधा गंदा रह गया। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने जानबूझकर लापरवाही की। सास, जेठानी और नंद धीरे धीरे मुंह बनाकर खड़ी हो जाती हैं। तुम भी नौकरों के साथ नौकरों जैसी हो गई हो रागिनी, जब देखो उनकी तरफदारी करती रहती हो। यह कहकर तीनों वहां से चली जाती हैं। रागिनी मुस्कुराती है और धीरे से रघु के पास जाती है। क्या आप ठीक हो भैया? अब उठो, चलो काम पूरा करते हैं, दिवाली का समय है, सबको खुश रखना है। लिविंग रूम में पूरे परिवार के लोग बैठे हैं। सभी नौकर एक साथ आकर खड़े हो जाते हैं। मालकिन, हमें दिवाली की छुट्टी चाहिए। हम दिवाली पर काम नहीं कर सकते। हम अपने परिवार के साथ दिवाली मनाना चाहते हैं। मालकिन, हमें दिवाली की छुट्टी चाहिए, हम दिवाली पर काम नहीं कर सकते, हम अपने परिवार के साथ दिवाली मनाना चाहते हैं। अच्छा, तो मेरे घर का काम कौन करेगा अगर तुम दिवाली पर छुट्टी करोगे तो? इन नौकरों को तो जब देखो छुट्टी की लगी रहती है। यहाँ त्योहार आया नहीं कि ये छुट्टियों की फरमाइश करने लगे। मम्मी जी, दिवाली की छुट्टी तो सबको मिलनी चाहिए, यहाँ तक कि गवर्नमेंट वाले भी छुट्टी देते हैं। ओ भाभी, अगर आपको इतनी हमदर्दी है तो इन्हें हमेशा के लिए छुट्टी दे दो, आप ही घर का सारा काम संभाल लो। वैसे भी आप बड़े बंगले की हाउसवाइफ की तरह ही फिरती रहती हो। प्रियंका, ये कौन सा तरीका है भाभी से बात करने का? जब देखो ऐसी ही बातें करती है रागिनी से। अरे अब झगड़ा बंद भी करो। नहीं, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। मैंने एक बार कह दिया तो वही होगा। सारे नौकर उदासी में एक कोने में बैठ जाते हैं। रागिनी धीरे धीरे नौकरों के पास जाती है। आप लोग दिवाली की छुट्टी ले सकते हैं। सब लोग आपको डांटेंगे, इसीलिए छुट्टी नहीं ले रहे हैं। ये मेरा ऑर्डर है,
दिवाली का समय है, आप लोग जाओ, बाकी काम मैं संभाल लूंगी। सभी नौकर खुशी से झूम उठते हैं। सभी रागिनी को दुआएं देते हैं और हाथ जोड़ते हैं। अगली सुबह बंगले में कोई भी नौकर काम करने नहीं आता है। सास सुधा के कमरे से बाहर आती है। अरे घर के सारे नौकर कहाँ मर गए? आज कोई भी काम पर नहीं आया। मम्मी जी, मैंने उन्हें दिवाली की 5 दिन की छुट्टी दे दी है और 5 दिन तक कोई नौकर घर में नहीं आएगा। इतने में जेठानी और नंद भी कमरे से बाहर आ जाती हैं। तुमने किससे पूछकर छुट्टी दी थी, जब मैंने कल सबके सामने मना कर दिया था? मम्मी जी देख रही हो, अभी तो ये आपके भी फैसले लेने लगी है, अपने आप को ज्यादा ही बड़ा समझ रही है। मम्मी जी, अगर कोई अपने परिवार के साथ दिवाली नहीं मनाएगा तो उन्हें कितना दुख होगा, इस वजह से मैंने सबको छुट्टी दी है। भाभी, लगता है आप अपनी जगह भूल गई हैं। नौकरों को छुट्टी दे दी, अब तुम घर का काम करोगी? हाँ, मैं घर के सारे काम कर लूंगी, मुझे किसी काम में दिक्कत नहीं है। इतने में बड़ा बेटा आयुष भी आ जाता है। मम्मी, रागिनी ने ऐसा क्या कर दिया है कि आप लोग इतना चिल्ला रहे हो? भैया, इन लोगों को तो जब देखो मौका चाहिए रागिनी पर चिल्लाने का। अरे बस भी करो, कब तक ये छुट्टी के ऊपर लड़ाई बजती रहेगी इस घर में? सब लोग चुप हो जाते हैं और रागिनी मुस्कुराती है। दिवाली का दिन आ जाता है। बड़े बंगले में हर जगह रोशनी और दियों की चमक होती है। झूमर, लाइट और रंग बिरंगी लाइटों से पूरे घर को सजाया जाता है। बाहर बच्चे फुलझड़ियां और पटाखे जला रहे होते हैं। हवेली का पूरा परिवार पूजा कर रहा होता है। कुछ शरारती बच्चे हवेली के सामने आते हैं और एक रॉकेट चोरी छिपे हवेली के दरवाजे के पास रख देते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। रॉकेट उड़ता है और हवेली की झूमर से टकरा जाता है। अचानक पूरे घर में आग लग जाती है। बाहर घर के नौकर हवेली में मिठाई देने आ रहे होते हैं। वो एकदम से देखते हैं कि हवेली में आग लगी होती है। अरे देखो, हवेली में आग लगी है। सब नौकर डरते हुए भागते हैं और उनके मिठाई के डिब्बे जमीन पर गिर जाते हैं। सारे नौकर घर में फंसे परिवार को फंसा देखते हैं और घबरा जाते हैं। हवेली के अंदर से आवाज आ रही होती है, बचाओ बचाओ, हमारे मालिक और मालकिन जल रहे हैं, चलो उनकी मदद करते हैं। सभी नौकर अपनी जान जोखिम में डालकर घर की ओर दौड़ते हैं। वो धीरे धीरे सभी घर के सदस्य को खिड़की से सुरक्षित बाहर निकालते हैं। सभी को ज्यादा चोट नहीं लगने देते हैं। सब बाहर आ जाते हैं। रागिनी सभी नौकरों के पास जाती है। अगर आज आप लोग नहीं होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। आप लोगों ने हमारे लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। मालकिन, ये तो आपके कर्मों का फल है। आपने हमारी हमेशा मदद की। अगर आज हम मदद नहीं करते तो हम किसी के सामने सिर उठाने लायक भी नहीं रहते। रागिनी अपने परिवार की तरफ देखती है। सास, जेठानी और नंद शर्मिंदगी से सिर झुकाए खड़ी होती है। अगर हम किसी को इज्जत देते हैं तभी हमें इज्जत मिलती है। आप लोगों ने नौकरों के साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन सिर्फ मेरे अच्छे व्यवहार की वजह से आज इन्हीं लोगों ने हमारी इतनी मदद की। हमें माफ कर दो। हमें अपनी अमीरी और घमंड में हम इतना खो गए थे कि इंसानियत देखना भूल गए। मुझे भी माफ कर दो। हमने अपनी शानो शौकत और अहंकार में अपने घर के लोगों और नौकरों को अनदेखा किया। आज मुझे अपने किए का सबक मिला। सच में हमें भी एहसास हुआ, हम घमंड और धन में इतने अंधे हो गए कि इंसानियत भूल ही गए थे। तीनों अपना सबक सीखा लेती हैं। सभी नौकर उन्हें माफ कर देते हैं और सब लोग सुरक्षित होते हैं। नौकर और परिवार मिलकर झूमर, दियों और रंग बिरंगी लाइटों को ठीक करते हैं और फिर सभी दिवाली मनाते हैं। असली अमीरी केवल धन और शानो शौकत में नहीं, बल्कि इंसानियत, सम्मान और दूसरों के लिए सोचने में है। आज इन तीनों ने ये सीखा कि दया, समझदारी